लोग फिर आ गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बोर्ड एग्जाम में मार्क्स 470 प्लस जब तक आएगा नहीं बच्चों, तब तक ये तेरा भाई मेहनत करते रहेगा। ठीक है दोस्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 20 के दांत। ठीक है। गोधुली वर्ग 10वीं मैट्रिक परीक्षा और बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बच्चों हम लोग का ये मिशन जारी है। और इस मिशन में बच्चों आप सभी को मेरे साथ चलना होगा, तभी जाकर के मिशन पूरा कामयाब हो पाएगा। ठीक है बच्चों, मेरे साथ साथ आप सभी को भी मेहनत करना होगा। तो मेरे दोस्तों, हिंदी का दूसरा पाठ 20 का दांत हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। पाठ 2 है बच्चों, 20 के दांत गोधुली वर्ग 10वीं। ठीक है। ओके। तो बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में प्रीवियस चैप्टर को हम लोग पढ़ा था बच्चों। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और आज शुरू कर रहे हैं बच्चों 20 के दांत। बेहतरीन कहानी है बच्चों, बहुत बेहतरीन कहानी है। तो इसको हम समझने वाले हैं बच्चों, खूब बढ़िया से समझने वाले हैं, अच्छा से समझने वाले हैं। ठीक है। तो देखो 20 के दांत। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लेखक परिचय समझने का प्रयास करेंगे भाइयों। लेखक परिचय सबसे पहले हम जानेंगे। ठीक, तो चलो देखते हैं बच्चों लेखक परिचय। ओके। देखो बच्चों, जो लेखक परिचय है यहाँ पे देख लेना, यहाँ से लेखक परिचय जो है बच्चों यहाँ से देखना, एक एक लाइन को पढ़ के आपको समझाऊंगा। ठीक है, बताऊंगा। और आपको बोर्ड एग्जाम में बच्चों हिंदी में 100 में 98 और 99 नंबर दिलवाऊंगा बच्चों। ठीक है, 100 में 98 और 99 नंबर आपको मिलेगा हिंदी में। ठीक है, सभी पार्ट को कवर करूंगा बच्चों लाइव क्लास में, यूट्यूब क्लास पे सभी पार्ट में कवर करूंगा। और व्याकरण सेक्शन भी कवर करूंगा मैं, इसमें निबंध वगैरह जो भी है सब कुछ कवर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखना, एकदम क्लास को बेहतरीन तरीका से अंतिम तक देखो, अंतिम तक एक भी पॉइंट मिस नहीं करनी है भाई। एक पॉइंट छोड़ोगे एक नंबर कटेगा भाई, देख लेना, तभी जाकर अच्छा नंबर आएगा। जब ध्यान दोगे आप तो दिक्कत हो जाएगी। देखो बच्चों ध्यान देना, देखो क्या है, नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म। देखो नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ। बच्चों ध्यान देना, ध्यान देना, नलिन विलोचन शर्मा जी का जो जन्म है बच्चों, ये 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ। ठीक है, तो जन्म याद हो जाएगा बच्चों, नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी। ठीक है भाई, 18 फरवरी। आप ये मत बोलना 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, नहीं भाई, 18 फरवरी 4 दिन बढ़ा दे और आगे। ठीक है, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे में 4 दिन और जोड़ दे। ठीक है, तो माइंड में सेट कर ले, 14 फरवरी नहीं बोलनी है, 4 दिन बढ़ा के बोलनी है, 18 फरवरी बोलनी है भाई। तो 18 फरवरी 1916 में पटना में हुआ था, बदरघाट में इनका जन्म हुआ। ठीक है बच्चों, इनके पिता का नाम पंडित रामअवतार शर्मा, पिता का नाम पंडित रामअवतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा था। ठीक है बच्चों, पिता का नाम पंडित रामअवतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा। याद रखेंगे बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, और ध्यान से देखो, हर एक पॉइंट को ध्यान से देखो, क्योंकि आज शाम को 20 के दांत का टेस्ट होने वाला है। कल श्रम विभाजन और जाति प्रथा का टेस्ट हुआ था, अभी भी लिंक पड़ा हुआ है, अभी भी टेस्ट देना है, जाकर के दे दो, देखो कितना नंबर आ रहा है, कितना तुम्हें जानकारी है। देखो इनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता की अहम भूमिका रही है। नलिन विलोचन शर्मा जी का व्यक्तित्व निर्माण में पिता का भूमिका रही है। ठीक है बच्चों, इनकी मृत्यु देख लेते हैं। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ। ध्यान देना, जन्म 1916 ईस्वी में, ध्यान दो 1916 और 1916, अभी 16 को पलटी मार दो 61 हो जाएगा, 6 इधर 1 इधर, तो यहाँ पर देखो 1961 है, इसी को बदल देना। ठीक है, 1916 1961 में, 12 सितंबर 1961 ईस्वी में 61 में बच्चों इनका निधन हो गया। इनका निधन हो गया बच्चों, नलिन विलोचन शर्मा जी का निधन हो गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना बाबू,
उसके बाद देखना नलिन जी के मुख्य रचनाएं, नलिन विलोचन शर्मा जी के कुछ मुख्य रचनाएं हैं और ये इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये तो एग्जाम में पूछा ही जाता है। कौन कौन सी रचनाएं हैं बच्चों, याद रखना। दृष्टिकोण, क्या है, दृष्टिकोण एक रचना हो गया। साहित्य का इतिहास, ये दूसरा रचना हो गया। मानदंड, ये तीसरा रचना हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाएगा क्वेश्चन, प्यार में पूछा जाएगा और मेरे टेस्ट में रहेगा बच्चों, ध्यान देना। नलिन विलोचन शर्मा जी के रचनाएं हैं, ऑप्शन ए दृष्टिकोण, ऑप्शन बी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन सी मानदंड और ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से देखना, तीनों सबको याद रखना, ठीक है। इसके बाद प्रस्तुत कहानी 20 के दांत कहानी संग्रह से लिया गया। देखो ध्यान देना बच्चों, ये जो पाठ है 20 के दांत, ये क्या है, यह एक कहानी है। याद रखना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध था। श्रम विभाजन पहला चैप्टर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक का भीमराव अम्बेडकर जी, पहला चैप्टर वो एक निबंध था बच्चों। लेकिन ये 20 के दांत जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी, ये जो 20 के दांत पाठ है यह एक कहानी है, ठीक है। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो निबंध था वो कहाँ से लिया गया था, तो एक भाषण का छोटा सा अंश था, ठीक है, भाषण से लिया गया था। एनहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण था, वहां से उसको लिया गया था। और इसको कहाँ से लिए गए, तो 20 के दांत कहानी संग्रह से लिया गया है, ठीक है। 20 के दांत कहानी संग्रह से लिया गया, एक कहानी संग्रह 20 के दांत, वहां से इस पाठ को उठा लिया गया, ठीक है बच्चों। अब एक पॉइंट ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, इस कहानी में मध्यवर्गीय अंतर्विरोध को उजागर किया गया। मध्यवर्गीय परिवार के बारे में बच्चों इसमें, इस कहानी में बताया गया है। तो इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए। देखो ये वाला क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार रिपीटेड है, ये वाला क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार रिपीटेड है। ये 20 के दांत किस परिवार का उजागर किया गया था, मध्यवर्गीय, निम्न वर्गीय, उच्च वर्गीय, ऐसे करके ऑप्शन देगा। तो आप टिक किस पे लगाओगे, मध्यवर्गीय परिवार पे टिक लगाओगे बच्चों। किस पे टिक लगाओगे, मध्यवर्गीय परिवार पे टिक लगाओगे। तो बच्चों बताओ, इतना बताओ, पहले इतना पॉइंट आप सबको समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताओ बच्चों, पहले एक बार कमेंट करो, सभी बच्चे कमेंट करके बताओ क्या इतना पॉइंट आप सबको समझ में आ गया बच्चों। फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। देखो जन्म आपको पता होना चाहिए, जन्म ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पिता का नाम ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए, माता का नाम ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे मृत्यु निधन का हुआ था, ये वाला याद होना चाहिए। रचनाएं कौन कौन थी, ये वाला याद होनी चाहिए बच्चों, इतना याद होना चाहिए। 20 के दांत कहाँ से लिया गया था, 20 के दांत कहानी संग्रह से लिया गया है। किस परिवार का उजागर किया गया इसमें, तो मध्यवर्गीय परिवार का। इतना पॉइंट आपको बच्चों क्लियर होनी चाहिए। अगर इतना पॉइंट आपको क्लियर है तो क्या आपका भाई आगे चले। तो बच्चों आप अपने भाई को इजाज़त दो ताकि एक नेक्स्ट स्लाइड पे चले और पाठ सारांश को लेकर आए। ये लेखक परिचय था बच्चों, हमने लेखक परिचय को देख लिया। अब मेरे दोस्त चलते हैं पाठ सारांश पे, ठीक है, पाठ सारांश पे चलते हैं। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं पाठ सारांश। देखो बहुत बेहतरीन कहानी है भाई, बहुत बेहतरीन कहानी है। 20 के दांत कहानी जो है बहुत बेहतरीन कहानी है और बहुत मज़ेदार कहानी है। आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझ में आने वाला है, हर एक पॉइंट समझ में आना, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आने वाला है। बस आप क्लास को ध्यानपूर्वक देखो बच्चों, ध्यानपूर्वक देखो, ठीक है, अच्छा से देखो। अब सुनो मेरे दोस्त, क्या ना ये क्या कि थ्योरी है, कहानी पढ़ा रहे हैं ना बच्चों, कहानी पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आपको कमेंट नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये तो सुनना है, समझना है। ऑब्जेक्टिव सेशन जब चलाएंगे इसके बाद, इस क्लास के बाद, अभी जस्ट शुरू करने वाले हैं, जैसे ही ये क्लास को खत्म करेंगे तो हम चलाएंगे ऑब्जेक्टिव क्लास, ऑब्जेक्टिव का सेशन चलाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हम शुरू करते हैं पाठ सारांश। बेहतरीन तरीका से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिएगा, समझिएगा बाबू, ठीक है, सुनिएगा। प्रस्तुत कहानी 20 के दांत, प्रस्तुत कहानी 20 के दांत नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित है। ये कहानी जो है, जो कहानी अभी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जो आपके सामने मैं प्रस्तुत किया हूँ, ये कहानी नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने सेन साहब की दोहरी नीति का चित्रण किया है। श्याम देना बाबू, लेखक जो है ना बाबू, इसमें एक कैरेक्टर है इस पाठ में, जो 20 के दांत पाठ है। आप इसको एक मूवी की तरह सोचो, फिल्म की तरह सोचो, बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। ये जो मेरे बच्चों, ये जो पाठ है, ये जो मूवी है, जो फिल्म है मेरे दोस्त,
इसमें एक कैरेक्टर है, सेन साहब उनका नाम है, सेन साहब के नाम से कैरेक्टर है। ठीक है बच्चों, उन्हीं के दोहरी नीति के बारे में लेखक ने समझाया है। अगर बच्चों इस पार्ट को हम थोड़ा सा रिव्यू करें बच्चों, इस फिल्म को अगर थोड़ा सा हम रिव्यू करें बच्चों, तो इसमें कहानी क्या है, कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का रिव्यू बताते हैं, टेलर बताते हैं हल्का सा क्या है बच्चों। इसके बाद फिर हम एक एक लाइन पढ़ को आपको समझाएंगे बेहतरीन तरीके से। जानते हो भाई, इस कहानी में क्या है ना, एक सेन साहब है, ठीक है, और जो सेन साहब है ना बच्चों, वो अपने पूरा जिले जवार का, अपने इलाके का, मतलब कि अपने आप को रईस व्यक्ति समझ रहे हैं। वो सेन साहब समझ रहे हैं कि हम अपने जिले जवार का, हम अपने पूरे इलाके का हम रईस व्यक्ति है, हमारे इतना रईस व्यक्ति कोई नहीं है। और सेन साहब को ये लग रहा है कि हम ही हैं, कोई नहीं है, बट ऐसा नहीं है बच्चों। वो तो लगता ही, हर किसी को लगता है कि हम ही हैं, है ना बच्चों, वो तो हर किसी को लगता है। तो वही है सेन साहब, अपने आप को समझ लो ना, अपने आप को बड़े आदमी समझ रहे हैं। इनको लग रहा है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं है पूरे जिले जवार में। सेन साहब को ऐसा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है बच्चों। देखो आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्या है ना बच्चों, सेन साहब क्या है कि एक कार खरीद के लाते हैं, बेहतरीन कार खरीद के लाते हैं, नई नई मॉडल एक कार निकली हुई है। तो 7,500 में, जी हाँ ध्यान से सुनो, 7,500 में नई मॉडल का एक कार खरीद रहा। हाँ, तो 7,500 अभी आपको कम लग रहा है बाबू, अभी आपको कम लग रहा है, लेकिन ये बहुत पहले की कहानी है। तो उस समय 7,500 का कीमत बहुत ज़्यादा था, ठीक है बच्चों। तो 7,500 में देखो यहाँ पे सेन साहब की काली चमकती हुई स्ट्रिंगल इंड कार, देखो इस कार का नाम है स्ट्रिंगल इंड कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी थी। सेन साहब बच्चों एक काले रंग का, चमचमाती काले रंग का कार खरीदते हैं और अपने घर के सामने एक बरसाती बनवा है, गैरेज बरसाती बनवाए, उसमें कार को खड़ा किए हुए हैं गैरेज में, ताकि बारिश उरिश आएगा, धूप से नहीं लगेगा, मड़ई टाइप का, ऐसे झोपड़ टाइप का, उसी में गाड़ी को बच्चों अपने कार को खड़े किए हुए हैं। कार का नाम क्या है बच्चों, स्ट्रिंगलिन है। कार का रंग क्या है, रंग काले रंग की कार है। तो सेन साहब ने यह नई मॉडल कार 7,500 में खरीदी है। सेन साहब बच्चों इस नई मॉडल कार को कितने में खरीदी है बच्चों, याद रखिएगा भाई, तो 7,500 में खरीदी है, याद रखना 7,500, 7,500 रुपया में नई मॉडल कार को खरीदे हैं सेन साहब। उन्हें इस कार पर नाज है, सेन साहब को बच्चों इस कार पर नाज है। क्यों नाज है, क्योंकि बच्चों नई मॉडल कार है और इनके जिले जवार में कोई कार नहीं लेकर आए, पहली बार फर्स्ट टाइम यही कार खरीदे, तो इनको इस कार पे नाज है कि हम ही ये कार खरीदने वाले हैं और इस जिले जवार में कोई नहीं कार खरीदने वाला है। काला रंग देखते ही बनती है, काला रंग है बाबू, कार का रंग कैसा है, काली चमचमाती हुई काले रंग की कार है बच्चों, देखते ही बनती है, बहुत प्यारा कार है, ठीक है बच्चों। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। अब सेन साहब की बच्चों कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़की थी जो सजनता की मूर्ति थी। 5 लड़कियां जो थी ना बच्चों, सजनता की मूर्ति थी, मतलब कि 5 लड़कियों को बच्चों इतना आदेश दिया गया था कि वो घर में एकदम सजनता, एकदम मूर्ति के जैसा रहती थी, थोड़ा सा भी चेप भी नहीं करती थी घर में, एकदम हर चीज़ के लिए उसको इतना निर्देश दिया गया था कि तुम खिलखिला कर हंस भी नहीं सकती हो, हंसना है चुपचाप स्माइल करो, आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, वरना इसके पिताजी सेन साहब इतने मतलब कि क्या बताया, मतलब कि ये थपाक से मारते थे अपनी बेटी सबको, ठीक है, हंसोगी तो पिटाओगी, ठीक है। इनकी बेटियाँ थी, जब सेन साहब बेटियों से पानी मांग रहे हैं तो बेटियां सब ऐसे माथा करके पिताजी पापा पानी लीजिए, ऐसे करके बच्चों इनकी बेटियां उनको पानी दे रही है। ऐसा नहीं पापा पानी पी लो, पापा हो लो पानी पी लो, हो गया। अब सेन सब थपाक से मारेंगे सबको, तुमको तमीज नहीं है, ये हो बच्चों सजनता की मूर्ति थी। सभी बेटियों को पूरा अनुशासन में रखा गया था बच्चों, ठीक है। वो ना बेटियां जो थी ना बच्चों, वो कहीं ना बिना इजाज़त के, बिना पूछे घर के बाहर कदम नहीं रख सकती थी बच्चों, ठीक है। तुमको क्या मार्केट घूमेगी सब बिना इजाज़त के, पिताजी ना पैर काट देंगे, समझ रहा है, निकल जाएगी। तो जानते हो जो इनकी 5 बेटियां थी ना, बिना इजाज़त के
छत पे नहीं जाती थी। शाम के समय छत पे हम घूमते हैं ना बच्चों, छत पे नहीं जाती थी। हाँ, सब इतना ही उनको टाइट रखा गया था, ऐसा नहीं कि छत पे चढ़ गए। हम तो बहुत सुंदर है, हैंडसम है, वाह। देख रहे यार आरती, देख तुम्हारा वाला उदय है, देखो देख छत पे, देख रहे शेफाली वो तुम्हारा वाला उदय गाना बजा रहा है छत पे। ऐसा नहीं था मेरे बच्चों, सजानता की मूर्ति थी, पूरा मतलब पूरा टाइट करके रखे थे सेन साहब। थोड़ा समय इधर गई, वही सेन साहब की 5 लड़कियां थी जो सजानता की मूर्ति थी। पांचों लड़कियों के लिए तरह तरह के नियम बनाए गए थे। माता पिता को अपने पुत्रियों पर गर्व था। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखो, सेन साहब की 5 लड़कियां थी और पांचों लड़कियों के लिए मेरे प्यारे बच्चों तरह तरह के नियम कानून बनाए गए थे। तुमको ये नहीं करना है, तुमको छत पे नहीं चढ़ना है, तुमको इधर नहीं जाना है, बिना पूछे घर के बाहर नहीं निकलना है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये सब नियम कानून बनाया गया था बच्चों। स्कूल जा रही हो तो इतना समय से इतना समय के बीच आ जाना है, 1 मिनट भी लेट हुआ तो पैर तोड़ देंगे तुम्हारा। समझ रही हो? नहीं समझ रही हो? समझ जा, आई एम सेन साहब। नहीं नहीं, ठीक है बच्चों, देखो। हाँ, तो ये काफी अनुशासित थी, उनकी बेटियां बच्चों काफी अनुशासित थी। ठीक है बच्चों, हाँ, बहुत अनुशासन में रहती थी। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। और उनकी पुत्रियों पर गर्व भी था सेन साहब की, हमारी बेटी ऐसी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बिना आदेश के खिलखिलाकर हंस भी नहीं सकती थी। शेर साहब की जो बेटियां थी बच्चों, बिना आदेश के खिलखिलाकर हंसना भी बैन था, माना था, नहीं हंस सकती है। बोला ना बच्चों, इतना इसको अनुशासन में रखा गया था। किंतु पुत्र जो कि ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों की तरह अति शरारती था। देखो बच्चों, एक लड़का था इनका ना, 5 लड़की थी और एक बेटा था। एक लड़का था, एक पुत्र था। बाबू वो बहुत शरारती था। जो लड़का था ना इनका, एक बेटा, बहुत शरारती था। ठीक है, बहुत बदमाशी करता था ना। देखो अब भाई, क्यों बदमाशी भी क्यों ना करे? जानते हो बच्चों, अगर किसी भी परिवार में आप देख लेना, अगर एक बेटा होता है ना, तो घर के लोग ना उसको या तो कुछ बना ही देते हैं या तो उसको बिगाड़ ही देते हैं। ज़्यादा लाड दुलार प्यार दे करके वो बिगड़ जाता है। तो किसी के घर में अगर एक लड़का है ना, तो देखना या तो बन जाएगा या तो बिगड़ जाएगा। ध्यान देना बच्चों। तो वही कंडीशन है मेरे भाई। जानते हो, ये वो लड़का था, 5 गो तो लड़की थी, 5 गो पुत्री, 5 गो बेटी थी। और सेन साहब को ये उम्मीद भी नहीं था कि अब हमको एक लड़का भी पैदा होगा, अब कोई लड़का भी मेरा होगा, उम्मीद भी नहीं था। लेकिन बहुत मशक्कत के बाद बच्चों, जब सेन साहब की वही सेनाई, जो भी समझ लो तुम, बहुत मशक्कत के बाद जब बहुत मेहनत किए लोग, तब जा करके एक डाउनलोड हुआ। कौन? तो इनका पुत्र, जिसका नाम था कासू। लेकिन सेन साहब खोखा कहते थे। क्या बच्चों? खोखा। खोखा का मतलब होता है क्या? खोखा का मतलब बच्चा, लड़का। लड़का को खोखा कहा जाता है। ये बांग्ला शब्द है, खोखा कहा जाता है। ठीक है। किंतु पुत्र जो कि ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों की ताराती शरारती था। शरारती हो भी क्यों ना, क्योंकि उसका जन्म तब हुआ जब पति पत्नी दोनों की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। लड़का का जन्म तब होता है जब पति और पत्नी की उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि मेरा कोई बेटा भी जन्म होगा। बट हो जाता है लास्ट में, बहुत मेहनत के बाद बच्चों, एक लड़का भी जन्म होता है मेरे भाई। इस कारण वह घर के नियमों का अपवाद था। इसी कारण से मेरे दोस्त, जो खोखा था, जो पुत्र था, जो कासू था, कासू उसका नाम था, ठीक है, वो घर के नियमों का अपवाद था। इसके लिए कोई नियम नहीं बनाए गए थे। बेटियों के लिए मेरे दोस्त, बेटियों के लिए तरह तरह के नियम बनाए गए थे। बेटियां कहीं बाहर नहीं जा सकती है, छत पे नहीं चढ़ सकती है, छत पे चढ़ के किसी को लाइन नहीं मार सकती है, कोनो लड़के की तरफ देख नहीं सकती है। ये सब बच्चों बहुत नियम कानून बनाया गया था, बाप रे बाप, पूछो मत। लेकिन जो खोखवा था ना, खोखा मन इनका लड़कुआ, इनका बेटा एकदम बोका टाइप का था। ठीक है, एकदम बोका टाइप का था। ठीक है, दुलार से बिगाड़ दिए थे। कौन से सब इतना ना दुलार कर दिए थे। अरे लास्ट में हुआ था, उम्मीद भी लोग दोनों भी का, देखो क्या लिखा है, देखो, जब पति पत्नी दोनों की उम्मीद खत्म हो चुकी तब इसका जन्म हुआ। भाई आ गया, भगवान भेज दिए जो, अब आया। तो भाई शरारती था, बहुत बदमाशी करता था। इस कारण घर के नियमों का अपवाद था। घर के नियम का अपवाद था। अपवाद मतलब क्या होता है?
सबके लिए नियम बनाया गया था, इसके लिए कोनो नियम नहीं था, कोई नियम नहीं था इस खोखा के लिए। ये घर में जो चाहे वो कर सकता था, जहाँ तहाँ झाड़ा झूड़ी करके आ जाता था, मारपीट करके आ जाता था, ये कहीं जा करके किसी से उलझ जाता था। ठीक है, हाँ हाँ, ये क्या है बच्चों, ये देखो घर में बच्चों सेन साहब लड़कियों को इतना धमका करके डरा करके रखे थे, फ्रिज से पानी निकलना है तो फ्रिज को ऐसे खोल करके धक्का दे करके नहीं बंद करना है, आवाज़ करेगा टूट जाएगा फ्रिज, सेन साहब बोलते रहे। देखिए जब खोखवा जब जन्म लिया, खोखवा मैंने लड़कुआ उनका बेटवा, तो फ्रिज करियो हेंगे क्या करता है, हेंगे खोल के बंद कर देता, तोड़ ताड़ देता था, फ्रिज के उसको खोल खा लेता था, तोड़ फोड़ देता था, कहीं कुछ कर देता था ये लड़कवा। तो इसके लिए कोई नियम कानून नहीं था, सेन साहब को कोई आपत्ति नहीं थी, सेन साहब को कोई इससे कोई मतलब कि दिक्कत नहीं था। लेकिन बेटी के लिए बच्चों, जो लड़की थी उसको लिए बहुत सारा ये दिक्कत था। ठीक है, तो देखो बच्चों किस तरह से सेन साहब के परिवार में सेन साहब लिंग आधारित भेदभाव कर रहे हैं। देख लो, लिंग आधारित भेदभाव का मतलब समझ रहे हो बच्चों, पुरुष के लिए अलग नियम कानून बना है, स्त्रियों के लिए अलग, माने बेटियों के लिए अलग नियम कानून है ना, और बेटा के लिए अलग नियम कानून। इनको ऐसा नहीं करनी चाहिए, बेटा हो या बेटी हो सबको सेम एक ही जैसा नियम कानून होनी चाहिए, सबको समझा कर रखना चाहिए। अगर बेटी के लिए जो नियम कानून लगा वही बेटा खोखवा के लिए भी नियम कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खोखा को छोड़ दें, ऐसा ही घूमे सांड जैसे घूमे, बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, खोखी सब लड़कियाँ सब खोखिया सब वो सब इतना समझा कर नहीं, ऐसा नहीं थी, इसलिए तो बिगड़ गया था खोखवा। इसलिए बाबू देखो, ध्यान दो ध्यान दो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो रजनी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। देखो 5 लड़की थी। सेन साहब की बच्चों कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की भाई 5 लड़कियां थी। पांचों का नाम देखो, एक का नाम था सीमा, दूसरी की रजनी, तीसरी की आलो, शेफाली और आरती। पांचों पुत्रियां जब हुई तब उनके लिए घर में अलग अलग नियम थे। पांचों पुत्रियां जब हुई तब उनके लिए घर में अलग नियम थे। लेकिन जब पुत्र कासू का जन्म हुआ तो सब नियम कानून बदल गए और पुत्रियों के लिए अलग नियम और खोखा यानी पुत्र कासू के लिए अलग नियम बनाया गया। पुत्र यानी कि खोखा माने बेटा को खोखा कहा है, तो बांग्ला शब्द है बच्चों। ठीक है, पुत्र कासू के लिए अलग नियम बनाए गए। सेन साहब अपने बेटा खोखा को इंजीनियर बनाने को सोचे थे। सेन साहब जो थे मेरे बच्चों, सेन साहब अपने बेटा खोखवा को इंजीनियर बनाने को सोचे थे और इंजीनियर बनने की ट्रेनिंग भी दे रहे थे बच्चों। ये क्या करते, इतना ही शरारती था खोखा कि घर में फ्रिज को स्क्रू से खोल खाल देता था, सब पेच का सब तोड़ ताड़ के खोल खाल के फेंक देता था। इसके जो सेन साहब थे, इसका बापा जो था वो बोलता नहीं था, इसको लड़का को बिगाड़ दिया था। वो कह रहे थे, सेन साहब कह रहे थे कि इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग ले रहा है, खोल बेटा खोल, बहुत बढ़िया कर रहा है। बताओ जी, लड़की के लिए क्या था, बजना नहीं चाहिए फ्रिज, आराम से खोलो, आराम से बंद करो। अब बेटा के लिए सब खोल खाल के फ्रिज अलगे या ढक्कन अलगे सब स्क्रू खोल खाल देता था, फ्रिज में जाकर के डिब्बा ले जाकर सटा देता था। अब जाकर कोई खोलता था नहीं जाता, हो गया फ्रिज अलगे हो गया, डिब्बे रहे हाथ में फ्रिज हो रहा। बताओ, इतना ये शरारती लड़का था। बताओ, अब वो कह रहे थे किसी सब करे कि बेटा को हम इंजीनियर बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंजीनियर बनाने की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये इंजीनियर बन रहा है, सब सीख रहा है। बताओ जी, ये कुपातर नहीं क्या करेगा, इंजीनियर बनेगा? बताओ, चलो आगे देखो। और उसे इंजीनियर बनाने का ट्रेनिंग भी दे रहे थे सेन साहब, उसको इंजीनियर बनाने का ट्रेनिंग भी दे रहे थे। ठीक है, सेन साहब के एक नौकर भी था जिसका नाम गिरधर लाल था। सेन साहब के घर में एक नौकर भी था, याद रखना, सेन साहब के घर में एक नौकर भी था जिसका नाम क्या था बच्चों? तो गिरधर लाल था। सेन साहब के घर में एक नौकर था जिसका नाम क्या था बच्चों? गिरधर लाल था। ठीक है, गिरधर लाल के एक पुत्र था मदन, और गिरधर लाल का एक पुत्र था, नौकर का एक बेटा था जिसका क्या नाम था बच्चों? मदन। ठीक है, क्या नाम था बच्चों? मदन। गिरधर लाल के पुत्र का जो नौकर का जो बेटवा था, सेन साहब के घर में एक नौकर था, सेन साहब के घर में एक नौकर था, उस नौकर का क्या नाम था? गिरधर लाल। नौकर का क्या नाम था बच्चों? गिरधर लाल। और नौकर के बेटा का क्या नाम था? तो मदन था। ठीक है,
गिरधरलाल के पुत्र था मदन। एक दिन किसी बात को लेकर मदन और खोखा में झगड़ा हो गया। एक दिन क्या हुआ बच्चों, किसी बात को लेकर के मदन में और खोखा में झगड़ा हो गया। अब मदन कौन? नौकर का बेटा। अब खोखा कौन? मालिक का बेटा, शेर साहब का बेटा। झगड़ा हो गया। तभी शेर साहब आकर गिरधरलाल को डांटते हैं और बोलते हैं कि मदन पर ध्यान रखो। अब बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तो गिरधरलाल को बोलते हैं, हे गिरधरलाल, तू अपने बेटा मदन पे ध्यान दे, ठीक है, नहीं तो एक दिन इसको हम मार के पैर हाथ तोड़ देंगे। गाली गलौज करते हैं शेर साहब, जो अरे जान भी करते यार, ये सब जो है ना, ये जो शेर साहब का मानसिकता ठीक नहीं है ना बाबू। वो थोड़ा सा पैसा क्या इनके पास उड़ रहे हैं, अपने आप को रईस समझ रहे हैं ना बाबू। तो ऐसे तो तुम्हारे गांव में अगल बगल में भी मिल जाएंगे। क्या बच्चों कोई है क्या तुम्हारे अगल बगल में ऐसे होंगे? शेर साहब जैसे कोई ना कोई होगा, उनका नाम आज से शेर साहब रख देना, ठीक है बच्चों। कोई ना कोई जरूर होंगे। बताओ तो भाई, अगल बगल में है क्या कोई? कमेंट करो, यस नो यस नो यस नो कमेंट करो, है क्या कोई अगल बगल में? जरूर होगा कोई। क्योंकि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर चुहार और डाकू बनते हैं। देखो भाई, देखो शेर साहब करते हैं, शेर साहब डांटते हैं किसको? गिरधरलाल को। ये गिरधर, तुम अपने बेटा को समझा ले, ठीक है, इसका मार के पैर हाथ तोड़ देंगे एक दिन हम, समझ रहा है? बहुत बदमाशी कर रहा है। क्योंकि ऐसा ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर चुहार, डाकू बनते हैं। चोर चुहार डाकू बनते हैं, समझ रहा है सब? ऐसा ही लड़के। देख लो भाई, शेर साहब का ना लग रहा है ना दिमाग ना सटक गया है। शेर साहब का दिमाग में सटक गया है। अपन बेटवा को नहीं खन देखा, शेर साहब अपन बेटवा को नहीं खन देखा। अब देख ले भाई, नौकर का बेटा है भाई मदन, सुशील व्यक्ति, सुशील लड़का, प्यारा बच्चा, उसको डांट रहे हैं। मासूम बच्चा को डांट रहे हैं, अपने बच्चा को नहीं डांट रहे हैं। भाई ऐसा ही तुम सब देखा होगा ना, अगल बगल में ऐसा कुछ देखा होगा रोल, ठीक है बच्चों? ऐसा होता ही है बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये सीन है। चलो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लेकर के चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है बच्चों। तो इसमें देखा ना आपने कैसा कैसा कहानी है बच्चों। आइए देखो, एक दिन क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान देना। एक दिन क्या होता है, सुनो। एक तो पहला दिन क्या है कि बस थोड़ा सा झगड़ा उगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के, मदन में और कासू में किसी बात को लेकर थोड़ा सा झगड़ा उगड़ा हो गया, ठीक है बच्चों। तो जब झगड़ा हो गया मेरे दोस्त, तो क्या है, सेन साहब ने नौकर को, गिरधारी लाल को डांटते हैं, गाली देते हैं और बोलते हैं कि अपने बेटा को समझाओ, ठीक है। ऐसा ही लड़के आगे चलकर चोर चुहार, डाकू, गुंडे बनते हैं, अपना बेटा को नहीं समझाएंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आगे देख, सबक सिखाएगा मदन। नौकर का जो बेटवा है ना, वही सबक सिखाएगा उनको। मारेगा कासू को, थपाक से मारेगा, गाल में, मुंह में मारेगा इतना जोर से ना, दांत तोड़ देगा। किसका? खोखवा के दू दांत भसका देगा। देख लो कितना मजा आएगा भाई, देख भाई देख। दूसरे दिन विचित्र घटना घट गई। अब दूसरे दिन की बात है, एक दिन तो हल्का फुल्का झगड़ा झगड़ी हुआ, चलो भाई काम खत्म, फिर आगे देखो। दूसरे दिन विचित्र घटना घट गई। मदन अपने साथियों के साथ लट्टू नचा रहा था। मदन क्या है बच्चों, अपने साथियों के साथ मोहल्ले में लट्टू नचा रहा था, खेल रहा था। मदन थे, इसके बहुत सारे दोस्त थे, है ना। तो वो अपने साथियों के साथ लट्टू नचा रहा था, खेल रहा था, बिंदास खेल रहा था बच्चों। तभी खोखा आया और बोला, मैं भी लट्टू खेलूंगा, मैं भी लट्टू खेलूंगा और दिल भी दे दूंगा। अरे यार ये नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, ये गाना है, ठीक है। मैं भी लट्टू खेलूंगी और दिल भी दे दूंगी। गाना सुने हो कि नहीं सुने भाई? मैं भी लूडो खेलूंगी और दिल भी दे दूंगी, गाना सुना होगा तुमको, ठीक है। वही खोखा की क्या बोला, तभी खोखा आया और बोला, मैं भी लट्टू खेलूंगा। मदन ने माना कर दिया, जिससे मदन और खोखा में झगड़ा हो गया। जब सेन साहब का बेटा कासू आता है, वो बोलता है मैं भी लट्टू खेलूंगा, तो मदन बोलता है मैं तुमको लट्टू नहीं खिलाऊंगा, जा तुम्हारे बाप का औकात है ना, देखो लट्टू खरीदवा, लट्टू जा, बोल डांट दिया। अभी बादल लेगा, मारेगा, नहीं कैसे झगड़ेगा, मारेगा, खोखा को मार के तुमको दांत तोड़ देगा, देखो। हाँ तो देखो क्या हुआ, जिससे मदन और खोखा में झगड़ा हो गया और मदन ने खोखा को मारकर 2 दांत तोड़ दिया। कितने दांत? 2 दांत, याद रखिएगा, 4 नहीं 5 नहीं कर दीजिएगा, 2 दांत तोड़ दिया। इस बात का पता सेठ साहब को चला तो गिरधरलाल को नौकरी से हटा दिया। मेरे दोस्त,
जब इस बात का पता चल गया सेन साहब को कि इस जो नौकर का बेटा मदन है, हमारे बेटा खोखवा को मार के दो दांत तोड़ दिया है, तो क्या किए बच्चों, सेन साहब अपने नौकर को नौकरी से निकाल दिए। गिरधारी लाल को यानी कि गिरधर लाल को बच्चों नौकरी से निकाल दिए। ठीक है, अब भाई ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जब मदन शाम को घर आया तो सोचा कि हर रोज की तरह आज भी मार मिलेगी। जानते हो बच्चों, जो गिरधर लाल था ना नौकर, वो क्या ना बिना मतलब के ना मतलब कि सेन साहब के सामने अपने बेटों को ठोकते रहता था, मारते रहता था, ताकि सेन साहब देखेंगे तो खुश रहेंगे, नौकर से कहेंगे मदन बन की गिरधर लाल से खुश रहेंगे कि हाँ अपने बेटा के साजले बा मारा था, खूब मारता, खूब बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहा है गिरधर, तुम बहुत बढ़िया करे, तुम मदन को मारता है डेली डेली। तो बेचारा मदन सहमा रहता था अपने पिता से, गिरधर लाल से कि देखो डेली डेली कुछ नहीं करता था, डेली डेली मदन कोई झगड़ा उगड़ा, मदन में कोई गलती नहीं रहता था, फिर भी मदन डेली पिटाता था। उसके पिताजी गिरधर लाल मदन को डेली मारते थे। और आज तो खोखवा का दूगो दांत भसका दिया है, खोखा का दूगो तो दांत तोड़ दिया है, तो आज तो भाई डरा है ये मदन डर गया है, भाई हम डेली कुछ नहीं करते तो बहुत पिटाते हैं, आज घर जाएंगे तो आज पापा हमें तो बहुत मारेंगे क्योंकि आज हम दूगो दांत भसका दिए हैं ना। तो आज भाई इसको डर था, है ना, इसको डर था। जब मदन शाम को घर आया तो सोचा कि हर रोज की तरह आज भी मार मिलेगी, आज बहुत पिटाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि गिरधर लाल को नौकरी से हटा दिया गया था और मकान खाली करने को आदेश मिल चुका था। लेकिन जब मदन घर पे आया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नहीं पिटाया। भाई अब गिरधर लाल क्यों मारेगा अपने बेटा को, वो गलती थोड़ी रहता था मदन में क्यों पीटता था, वो ऐसा ही दिखाने के लिए पीटता था ताकि हमारा नौकरी बचा रहे, नौकरी से नहीं निकाले सेन साहब हमको, इसके लिए एक थोड़ा मतलब पीट पड़ देता दिखाने के लिए। जब नौकरी से ही निकाल दिया, जब नौकरी ही चला गया, मकान खाली करने का आदेश मिल ही गया है, तब किस बात की पिटाई, तब मदन को नहीं पीटता है। ठीक है बच्चों ना, हाँ देखो तभी गिरधर लाल ने मदन को अपनी गोद में ले लिया और शाबाशी देते हुए बोला, शाबाश बेटा, आज तक तेरा बाप कुछ नहीं किया, लेकिन तू नौकर के बेटा होकर खोखा का दो दांत तोड़ दिया, शाबाश बेटा शाबाश। अब क्या है बच्चों, जब मदन आता है, जब मदन घर पे आता है बच्चों, तो क्या है कि गिरधारी लाल जो है या गिरधर लाल जो है बच्चों, वो गिरधर लाल अपने बेटा को अपने सीने से लगाता है और कहता है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया किया तुमने, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम एक नौकर का बेटा होकर के मारी के बेटे का दो दांत तोड़ दिया, बहुत बेहतरीन किया, बहुत अच्छा किया। ठीक है, ये खुश था। ठीक है, तो अब मदन को देख लो भाई कितना बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा। तो मेरे दोस्त देखो, ध्यान देना है, ध्यान देना यहाँ पे मेरे बच्चों ध्यान से समझना शुरू। तो इस कहानी में मेरे बच्चों, इस फिल्म में मेरे बच्चों, 20 के दांत कहानी में मेरे बच्चों, इसमें देखो, अगर आप इस कहानी को देखो फिल्म के जैसा, तो इस कहानी में नायक कौन है, हीरो का रोल कौन निभाया, तो बच्चों हीरो का रोल इसमें मदन ने निभाया है। ठीक है बच्चों, हीरो कौन बन गया इसमें, इस कहानी में हीरो कौन बन गया, तो हीरो मदन बन गया। ठीक है बच्चों, हीरो मदन बन गया। ठीक है, और हीरो के बाप गिरधर लाल। तो कोई भी मूवी ऐसा ही तो होता है बच्चों, हीरो जो होता है ना, वो किसी गरीब का ही बेटा होता है, नौकर का बेटा इसमें है, इसमें वो दिखाया गया बच्चों इस कहानी में। अच्छा, इसमें विलेन कौन बन गया, सेन साहब सबसे बड़का विलेन, और उसका बेटवा कौन, खोखा गुंडा का बेटा। ठीक है बच्चों, तो गुंडा का विलेन का बेटा। ठीक है बच्चों, यानी कि खलनायक का इसमें रोल किसे है, खलनायक का, तो सेन साहब खलनायक का रोल निभा दिए और उसका बेटवा भी खलनायक का बेटा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, आपसे एक एक प्रश्न करेंगे, एक एक प्रश्न को आपको बारीकी से समझाएंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, पेपर देने जाएंगे, तो जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्त, तो आप क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। तो आइए एक एक प्रश्न को आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो अब हम करेंगे बच्चों अभ्यास। क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब हम करेंगे अभ्यास बनाएंगे। ठीक है, चलो देखो अभ्यास बनाएंगे।
पहला सवाल क्या है मेरे दोस्त, पहला सवाल ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, आंसर कैसे लिखोगे ध्यान से देखो। अभ्यास पहला सवाल है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सवाल ये बच्चों, सवाल ये है कि जो सेन साहब थे मेरे बाबू, तो सेन साहब के घर में लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन करना है कि बेटा के लिए अलग कानून था, बेटी के लिए, बेटा बेटी में जो भेदभाव था उस कहानी को अपने शब्दों में वर्णन करना है। देखो बच्चों, तो क्या लिखेंगे, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव बहुत सारा था। बेटियों के लिए तरह तरह के नियम बनाए गए थे, लेकिन बेटा खोखा के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया था। बेटियां खिलखिलाकर, बिना आदेश के खिलखिलाकर हंस भी नहीं सकती थी, बेटा कुछ भी कर सकता था, है ना बच्चों। बेटियों को बाहर जाने का इजाज़त नहीं दिया गया था, बेटा को कुछ भी करने का इजाज़त दिया गया था। तो ये जो अंतर बेटा बेटी में जो यहाँ पे अंतर जो किए थे ना बच्चों, भेदभाव किए थे, उसी को आपको अपने शब्दों में बना करके सुंदर से आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, अपने शब्दों में सुंदर से बना करके हर एक चीज़ को लिखना है, सजा करके, राइटिंग बना करके हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से आपको लिखना है। आई होप बच्चों आप पहला वाला का आंसर, इसका आंसर आप अच्छा से लिख लेंगे बाबू। ठीक है, चलो अब दूसरा प्रश्न क्या है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। भाई देखो, खोखा घर के नियमों के मामले में अपवाद था। जो घर के नियम बनाए गए थे, बेटियों के लिए अलग नियम बनाए गए थे, लेकिन खोखा के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया था, ये अपवाद में चल रहा था। मेरे इसके लिए कोई नियम काम नहीं करेगा घर में। तो सवाल है मेरे बच्चों, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो कहेंगे बच्चों, खोखा घर के नियमों के मामले में अपवाद था। देखो, जब अब पुत्री लिखेंगे, इसमें और भी लिखेंगे, थोड़ा 30 शब्द में करना है, आंसर 30 शब्द में होना चाहिए। तो लिखेंगे बच्चों, खोखा के लिए, देखो पुत्रियों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए थे, लेकिन पुत्र खोखा के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया था। ठीक है बच्चों, इस बात को थोड़ा और बढ़ा करके थोड़ा सा 30 शब्दों में इसको पूरा कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप दूसरा प्रश्न भी आप सभी को समझ में आ गया। तो मेरे दोस्त, हम तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे। सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो बच्चों, सेन दंपति का मतलब कि पति पत्नी, सेन साहब और उसकी पत्नी, सेन साहब में कैसी संभावनाएं देखते थे। तो बच्चों, सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनाने की संभावनाएं देखते थे। मतलब कि वो देखते थे कि इनको हम इंजीनियर बनाएंगे, ये इंजीनियर बनेगा। ठीक है, क्योंकि नोट वोट खोल खाल देता था, कार को खराब कर देता था। जो इनके घर में जो कार आया था ना बच्चों, ये सेन साहब जब नई मॉडल की कार, काली चमकती हुई कार लेकर आए थे, तो किसी लड़का को अब कार के सामने नहीं भटकने देते थे। वो भाई मान लो कार आया है नया मॉडल का, गांव में लड़का सब तो भाई थोड़ा सा दिखने आ ही जाएगा, छोटा छोटा लड़का सब कार के सामने से बहुत चमक रहा था, तो ऐसे चेहरा देख के खेलने लगता था सब। लेकिन जब आते थे सेन साहब तो गरिया उरिया देते थे। समझ रहे क्यों गरियाते होंगे सेन साहब, तुम सब समझ गया होगा, मत बोलो आप। ठीक है, तो गरिया देकर भगा देते थे। लेकिन उसका बेटवा जो था ना बच्चों, इतना ना वो क्या था, शरारती था, कार को तो किसी को तो छूने नहीं देते थे सेन साहब। लेकिन उनका बेटवा ना लेता था पेचकस सा, घूम देता था पीछे से, कार के इंडिकेटर में फोड़ देता था घूम के पेचकस से, फिर घूम देता पेचकस से फूट जाता था इंडिकेटर। यही कहते थे का इसको हम इंजीनियर बनाने का ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, लो ले जाओ खोल। बेटा हमारा इंडिकेटर खोल रहा है, इंडिकेटर समझ रहा है, इंडिकेटर मैंने कहा था, समझ रहा तुम सब भाई इंडिकेटर खोल रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, ये करते थे। ठीक है बच्चों, तो सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे। तो सेन दंपति खोखा में इंजीनियरिंग बनने की ये संभावनाएं देखते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। तो मेरे बच्चों, कासू, देखो कल कैसे लिखेंगे इसके आंसर। एक दिन मदन अपने दोस्तों के साथ अपने मोहल्ला में लट्टू नचा रहा था। सुनो, इसके आंसर लिखेंगे, एक दिन मदन अपने दोस्तों के साथ अपने मोहल्ला में लट्टू नचा रहा था, तभी
कासू आया, मतलब खोखा आया, कासू आया और बोला मैं भी लट्टू खेलूंगा, लेकिन मदन ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें लट्टू नहीं खिलाऊंगा। तो इसी बात को लेकर के बच्चों कासू और मदन में झगड़ा हो गया और खोखा कासू ने सॉरी मदन ने खोखा को मारकर 2 दांत तोड़ दिया। तो यहाँ तक इसके आंसर लिखेंगे बच्चों। आई होप 30 शब्द से ज़्यादा ही इसका आंसर हो जाएगा। बेहतरीन तरीक़ा से राइटिंग बना करके अच्छा से लिखना है, सजा सजा करके लिखना है, कंटेंट बेहतरीन डालना है भाई। बोर्ड एग्जाम में कंटेंट अच्छा डालना है, राइटिंग बैठाना है, तभी आपका मार्क्स जो है बच्चों 470 प्लस अंक पार हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करना है। मतलब इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। जैसे सेन साहब के बारे में थोड़ा सा लिखना है, जैसे आप हेडलाइन बना देंगे सेन साहब और डैश दे देंगे और नीचे इनके बारे में लिखना है कि सेन साहब कैसे व्यक्ति थे, इनका रहन स्वभाव कैसे थे, क्या करते थे, घर में किसके लिए क्या क्या नियम बनाए थे, किस टाइप के थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन लिख देना है। उसके बाद मदन के बारे में लिखना है, लिखेंगे मदन हेडलाइन बना देंगे, अंडरलाइन कर उसके नीचे से आंसर लिखेंगे मदन क्या कौन था। तो मदन नौकर का बेटा था, नौकर गिरधर लाल का बेटा था, उसका स्वभाव अच्छा था, वो अपने पिता से डेली प्रतिदिन मार खाता था। ये सब बातें को बच्चों हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हम कासू के बारे में लिखेंगे, कासू मैंने खोखवा के बारे में। अब खोखवा के बारे में कितना लिखा जाए कभी पड़ जाएगा क्या बच्चों, तो खोखा के बारे में लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद गिरधर नौकर के बारे में थोड़ा सबसे सब के बारे में लिखना है बच्चों। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। चलिए अब यहाँ पे आपकी क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि से कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। बच्चों आपकी दृष्टि से एक कहानी में इसमें हीरो कौन बन गया, इस कहानी में कौन नायक है, कौन हीरो है। तो मेरे दोस्तों इस कहानी में कौन हीरो है, कौन नायक है, मदन। तो इस कहानी में मदन हीरो बनेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि मदन ने खोखा को मैंने मालिक के बेटा को मार करके, मालिक के जो बेटा बहुत शरारती था, वो रास्ते पे ठीक रास्ते पे नहीं आ रहा था, उसको ना ये मदन जो है मार करके 2 दांत तोड़ दिया और उसको सबक सिखाया कि तुम ऐसी गलती मत करो। इसमें हीरो कौन बन गया, नायक कौन बन गया, तो इसमें नायक मदन बन गया। ठीक है, चलो अब अगला सवाल है मेरे बच्चों, 20 के दांत कहानी का सारांश लिखिए। अब 20 के दांत कहानी जो है बच्चों इसका पाठ सारांश लिखना है। तो पाठ सारांश तो लिख ही लोगे, जितना आप कहानी से देखो, इस बच्चे को देखो, इस सभी को आप अपने शब्दों में लिखोगे। अब पाठ सारांश आपके एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, तो पाठ सारांश बच्चों आपको कम से कम 250 से 300 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, उसमें लिखा रहता है कि कितना शब्दों में लिखना है, उसमें लिखा रहता है कि कितना शब्दों में पाठ सारांश आपको लिखना है, लिखा रहेगा। तो बेहतरीन तरीके से आप जितना भी कहानी में समझे कैसे कैसे क्या था कि सब कुछ सजा सजा करके अच्छा से बेहतरीन तरीके से बच्चों आपको पाठ सारांश में लिखना है। खूब बढ़िया से कहानी को एक बार और अच्छा से बच्चों आप एक बार पढ़िए, समझिए और उसके बाद बच्चों एक बार अपना पाठ सारांश ना जरूर लिखिएगा खुद से। बाबू पाठ सारांश आप जरूर लिखिएगा, पाठ सारांश लिखिएगा तो आपको पूरा कहानी याद हो जाएगा बच्चों, पूरा अच्छा से एक एक पॉइंट याद हो जाएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप बेहतरीन तरीका से पेपर में लिख पाएंगे। तो देखो यहाँ पे टोटल 7 प्रश्न है बच्चों, 7 प्रश्न का आंसर आप लिखो, राइटिंग बना बना करके सुंदर राइटिंग सबको प्रैक्टिस करो। देखो बच्चों क्वेश्चन यहीं से आएंगे बच्चों। ठीक है, तो आई होप मेरे बच्चों आपको 20 का जो पाठ 20 के जो दांत है ये पाठ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप ये पाठ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद मेरे बच्चों अब हम लोग इस पाठ का ऑब्जेक्टिव का क्लास करने वाले हैं। तो आज ही करेंगे इस पाठ को हम आज खत्म कर देंगे, कल से तीसरा पाठ शुरू किया जाएगा। तो 20 के दांत जो पाठ है बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव क्लास आज ही करेंगे, आज। ठीक है, जैसे ये क्लास खत्म होगा इसका ऑब्जेक्टिव क्लास शुरू कर दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, आप सभी बच्चे लाइव जुड़ेंगे, क्लास को करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद ध्यान दो जब ऑब्जेक्टिव क्लास पूरा हो जाएगा मेरे बच्चों उसके बाद हम टेस्ट पेपर क्रिएट करके आपको लिंक भेजेंगे टेलीग्राम चैनल पे। अपने टेलीग्राम चैनल है क्वेस्ट कोचिंग सेंटर गोपालगंज। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, स्पेलिंग ठीक से लिखना,
ठीक है। टेलीग्राम चैनल है बच्चों QUEST, क्वेस्ट, कोचिंग, क्वेस्ट कोचिंग सेंटर, स्पेलिंग ठीक से लिखना सेंटर, और उसके बाद लिखना गोपालगंज, क्वेस्ट कोचिंग सेंटर गोपालगंज। ये टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे बच्चों टेस्ट लिंक जाएगा, तो उसको ओपन करना, अपना नाम डालना, पासवर्ड डालना, पासवर्ड लिंक के नीचे लिखा रहेगा, पासवर्ड डालना, पेपर खुलेगा, टेस्ट में देखना कितना नंबर आप ला रहे हो बच्चों। ये बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ये दिक्कत हो जाएगी मेरे बाबू, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा से मेरे बाबू खूब बढ़िया से टेस्ट आप दो। देखो पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का भी टेस्ट लिंक वहाँ पे है, सभी बच्चे टेस्ट दिए हुए हैं, आप भी टेस्ट दो, ठीक है, आप भी टेस्ट दो, ठीक है। अब देखो आपका मार्क्स कितना आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है, आप भी टेस्ट दो बच्चों। आप केवल पढ़ते जाओ, टेस्ट नहीं लगाओगे कोई फायदा नहीं होने वाला है बाबू। आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे बाबू कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, कितना समझ पाए, कौन सा फैक्ट्स है आपको जानकारी है कि नहीं। और टेस्ट देने से क्या होगा, एक बार आप लेक्चर देख लिए, आपके माइंड में सब सेट हो चुका है। अब जब एक बार टेस्ट देने जाओगे तो सब एक बार पूरा याद हो जाएगा, पूरा चैप्टर एक एक पॉइंट आपको पूरा माइंड में बैठ जाएगा। और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे बच्चों, बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, उसमें एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा बच्चों, पूरा कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको, एकदम बेहतरीन तैयारी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो टेस्ट जरूर लगाना, ठीक है। तो बच्चों अब थोड़ा देर में बच्चों आज हम लोग अब शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव का क्लास, ठीक है। इसी 20 के दांत इसी पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब हम लेकर आएंगे, और आपको ऑब्जेक्टिव बेहतरीन ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा कुछ हल्का खा पी लो, पानी पी लो, तब फिर हम लोग ज्वाइन करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव को लेकर के, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।